हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है हम प्रयोगशाला परिचारक का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रसायन विज्ञान के ऊपर रहेगा, यानी कि केमिस्ट्री का ये क्लास है। केमिस्ट्री का ये 12वां क्लास है, जिसमें आज हम केमिस्ट्री के एक बेहतरीन टॉपिक हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस को देखेंगे तो आपको लास्ट टॉपिक केमिस्ट्री का मिल जाएगा, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बाकी के जो क्लासेस हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो हमने कंप्लीट कर रखा है। केमिस्ट्री का ये लास्ट वीडियो होने वाला है प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रखा है। साथ ही हमने फिजिक्स के सारे टॉपिक को डिस्कस कर रखा है। फिजिक्स में केवल एक टॉपिक जो कि है विद्युत परिपथ, वो हमारा बाकी है। साथ ही बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर रखा है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो आपको छत्तीसगढ़ की जो सारी क्लासेस हैं इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज सभी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। साथ ही इन सभी जो क्लासेस हो रही हैं, इन सभी का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है मैं वहीं आपको प्रोवाइड करता हूँ। आपको पीडीएफ के लिए कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा, पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से पा सकते हैं। ठीक है, हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही भारत का भूगोल और छत्तीसगढ़ की जो जो टॉपिक्स हैं आपके प्रयोगशाला परिचारक में, वो सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको डिस्कस कराया है। छत्तीसगढ़ की जो जनगणना है वो मैंने आपको डिस्कस कराया है। 2001, 2011 और 2025 के आंकड़ों को भी मैंने आपके जनगणना में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो सारे जो क्लासेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं जो व्यापम अभी लेकर के आता है, प्रश्न पूछने का जो व्यापम का तरीका है, क्या पूछता है प्रश्न में व्यापम, आपको कूट वाले प्रश्न देखने को मिलेगा व्यापम के एग्जाम में। ठीक है, सम्मिलित करने के लिए मिलेगा, साथ ही सीक्वेंस में जमाने को मिलेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चनों का संग्रह मैं अपने वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। आप में से जो पहले देख चुके हैं, मेरे द्वारा पढ़ चुके हैं, उन सभी को पता होगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। हूबहू आपको व्यापम के एग्जाम में जिस तरह से प्रश्न पूछता है, हूबहू इस चैनल पे आपको वैसा ही प्रश्न देखने को मिल जाएगा। सेम वैसा ही तरीका आपको देखने को मिल जाएगा। जो पहले पढ़ चुके हैं उनको पता होगा। साथ ही इस चैनल पे जो अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही जो प्रीवियस वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, जो क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, प्लेलिस्ट में जाएंगे मेरे चैनल पे। अगर आप विजिट करेंगे, सारे सब्जेक्ट के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप सारी वीडियो को आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि सारे जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्रयोगशाला परिचारक के टॉपिक वाइज मैंने सभी चीज़ों का एमसीक्यू कराया है। टॉपिक वाइज हमने थ्योरी प्लस एमसीक्यू हमने डिस्कस किया है। तो जाकर के सारे जो वीडियो हैं वो जल्दी से जाकर के कंप्लीट कर लेना, क्योंकि समय हमारे पास कम है। 3 अगस्त को आप सभी को पता है कि प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम होना है। साथ ही अगर आप प्रयोगशाला परिचारक के अलावा आप कार्य आरक्षक, छत्तीसगढ़ पुलिस, पीएससी या सीजीटेट, व्यापम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इन सभी के सिलेबस में आपको साइंस का सब्जेक्ट मिल जाएगा। साइंस के सब्जेक्ट के अंदर रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का पोर्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो जरूर देखें, वीडियो में एंड तक बने रहें। साथ ही जिनकी तैयारी हो चुकी है वो इसे एक प्रैक्टिस सेट के जरिए लेंगे। आप देखेंगे कि इनमें कितने जो क्वेश्चन हैं वो आपके सही हो रहे हैं। लास्ट में आप कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो हमारा बेहतरीन क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। हम फास्ट ट्रैक में चलेंगे क्योंकि समय हमारे पास कम है, तो जल्दी जल्दी अपना आंसर जो है वो कमेंट करेंगे, जिससे आपको भी चीजें हैं जो हैं वो याद होती जाए। आपको पूछा जा रहा है प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा कितने प्रतिशत तक होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 80 से 85%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस की संज्ञा दी जाती है। जल्दी से अपना आंसर जो है वो कमेंट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे कठोर कोक की संज्ञा दी गई है। सारे जो है वो सिलेक्टिव क्वेश्चन है। कठोर कोक की संज्ञा किसे दी गई है, तो एंथ्रासाइट को दी गई है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आपको किसी भी क्वेश्चंस में अगर डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। साथ ही आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे मृदु कोक की संज्ञा दी गई है। मृदु कोक की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है। इससे पहले हमने क्या देखा था, कठोर कोक की संज्ञा। तो कठोर कोक की संज्ञा मैंने आपको बताया एंथ्रासाइड जो है उसे कठोर कोक की संज्ञा दी गई है, ठीक है। कठोर कोक की संज्ञा ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अब बात हो रही है मृदु कोक की संज्ञा किसे दी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। दोनों चीजें हैं जो डिफरेंट है, एक में कठोर बोल रहा है, एक में मृदु बोल रहा है। तो आपको याद रखना है, कठोर के लिए मैंने आपको बताया एंथ्रासाइड और मृदु के लिए मैंने आपको बताया अभी बिटुमिनस, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से किसे भूरा कोक की संज्ञा दी गई है। भूरा कोक किसे कहा गया है। तो भूरा कोक किसे कहा गया है, लिंगनाइट को कहा गया है। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। सम्मिलित करना है, जल्दी से अपना आंसर जो है वो कमेंट करेंगे। सम्मिलित करना है, जल्दी जल्दी आप अपना आंसर जो है वो कमेंट करेंगे। इधर हमें दिया गया है कोल, ठीक है, और इधर दिया गया है कार्बन की मात्रा। तो एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा अगर मैं बात करूं तो 90% होती है। पीट की मैं बात करूं तो पीट में आपको कार्बन की जो मात्रा है वो मिलेगी 15%, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करूं कि लिंगनाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो लिंगनाइट में आपको कार्बन की मात्रा मिलेगी 40%। उसके बाद बिटुमिनस में आपको मिलेगा 65%, ठीक है। यहाँ ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। कूट में आपको ऑप्शन दिया रहेगा। तो इसमें मैंने आपको बताया ए का क्या बताया मैंने, ए का 1, ठीक है। बी का मैंने क्या बताया, बी का मैंने 4 बताया। बीट का हमने यहाँ पे मिलाया है क्या, 15%, ठीक है। तो बी का 4 हो गया। सी का क्या है, सी का 3 है और डी का हमारा है 2। तो इस टाइप से आपको कूट में वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा, उसे आपको सेलेक्ट करना है। तो इस टाइप से आपको सेलेक्ट करना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये आपको कूट में भी प्रश्न पूछ सकता है कि एंथ्रासाइट में इतना प्रतिशत, आपको 90% क्या कार्बन की मात्रा होती है। इस टाइप से आपको कूट पूछ सकता है। पीट में 65% कोक की कार्बन की मात्रा होती है क्या, ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई यहाँ पे, जैसा मैंने एंथ्रासाइट में बताया 90% कार्बन, पीट में मैंने आपको बताया 15% कार्बन, लिंगनाइट में मैंने आपको बताया 40%, साथ ही बिटुमिनस में मैंने आपको बताया 65%। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में ईंधन में आस्फोटन का घटता हुआ क्रम क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया कि व्यापम क्या करता है, सीक्वेंस में जमाने को कहेगा। या तो आपको घटते हुए क्रम में पूछेगा, बढ़ते हुए क्रम में पूछेगा, या ऊपर से नीचे जमाओ या नीचे से ऊपर जमाओ। इस टाइप से आपको सीक्वेंस में जमाने के लिए पूछता है। सेम वैसा ही जो प्रश्न है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, अब आस्फोटन का घटता हुआ क्रम आपको बताना है, ठीक है। घटता हुआ क्रम आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, तो सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ पे मिलेगा पैराफिन, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा ओलिफिन, उसके बाद आपको मिलेगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये जो डी वाला क्रम है वो हमारा सही है, घटता हुआ क्रम, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होगी
अपस्फोटन उतना ही यहाँ पे ब्लैंक दिया रहेगा, ठीक है, उतना ही खाली स्थान होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी जल्दी अपना आंसर जो है वो कमेंट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नियमित गैसोलीन का ऑक्टेन संख्या लगभग कितना होता है? नियमित गैसोलीन का आपको बताना है ऑक्टेन संख्या कितना होता है लगभग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 74%। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो आपके लिए यूजफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि विमान पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या का मान कितना होता है? विमान पेट्रोल के ऑक्टेन संख्या की मान आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 100 या फिर 100 से अधिक होगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी पेट्रोल के ऑक्टेन संख्या को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है? ऑक्टेन संख्या को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? तो इसका बढ़ाने का जो तरीका है, अलकीकरण द्वारा बढ़ाया जा सकता है, समावयीकरण द्वारा बढ़ाया जा सकता है, एरोमेटिकरण द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, ठोस मीथेन किस प्रकार के ठोस का उदाहरण है? ये आपसे पूछा जा रहा है, जो ठोस मीथेन होता है वो किस प्रकार के ठोस का उदाहरण होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आणविक ठोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रोपेन से प्रोपेन प्राप्त किया जा सकता है? प्रोपेन से प्रोपेन प्राप्त किया जाता है किस विधि द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित किस एक विधि के द्वारा द्रव हाइड्रोकार्बन को गैसीय हाइड्रोकार्बन में बदला जा सकता है? कौन सी विधि है जिससे द्रव हाइड्रोकार्बन को गैसीय हाइड्रोकार्बन में बदला जा सकता है? जल्दी जल्दी अपना जो आंसर है वो कमेंट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भंजन। ठीक है, भंजन विधि द्वारा द्रव हाइड्रोकार्बन को गैसीय हाइड्रोकार्बन में बदला जा सकता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एथेन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी जल्दी अपना आंसर जो है वो कमेंट करेंगे। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है एथेन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? ऑक्सीकरण करने पर CO2, ठीक है, यहाँ पे CO2 है, ऑक्सीकरण करने पर CO2 और H2O उत्पन्न करता है। एथेन के संबंध में आपको सत्य नहीं है ये बताना है। ऑक्सीकरण करने पर CO2 एवं H2O उत्पन्न करता है। बी में दिया गया है, क्लोरीन द्वारा इसका क्लोरीनीकरण किया जा सकता है। तीसरा दिया गया है, इसका उत्प्रेरित विहाइड्रोजनीकरण किया जा सकता है, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपको सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें से जो ऑप्शन सी दिया गया है वो सही नहीं है। ठीक है, बाकी जो सभी चीज़ें हैं वो सही हैं। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी हाइड्रोजन के पूर्ण ऑक्सीकरण के पश्चात अंतिम उत्पाद क्या होगा? किसी हाइड्रोजन के पूर्ण ऑक्सीकरण के पश्चात अंतिम उत्पाद क्या होगा? जल्दी जल्दी अपना आंसर जो है वो कमेंट करेंगे। एल्डिहाइड होगा क्या, या फिर H2O होगा प्लस CO2 होगा, या फिर NH3 होगा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से अपना आंसर जो है वो कमेंट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वुर्ज अभिक्रिया द्वारा मेथिल आयोडाइड और एथिल आयोडाइड का मिश्रण देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक PCl5, यहाँ पे PCl5 की बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक PCl5 से अभिक्रिया नहीं करता? इनमें से कौन सा जो यौगिक है वो PCl5 से
अभिक्रिया नहीं करता है। पहले ऑप्शन में दिया गया है C2H2, ठीक है, समझ जाएंगे आप इसे, C2H2 दिया गया है। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है आपको CH3COOH, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है CH3OH, चौथे ऑप्शन में दिया गया है CH3CHO। तो इसका जो करेक्ट आंसर है PCl से अभिक्रिया इनमें से B, C और D ये तीनों जो ऑप्शन है वो करते हैं, लेकिन ऑप्शन जो ए है वो नहीं करता, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अभिक्रिया नहीं करता है, पूछा गया था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइड्रोजन का प्रतिशत अधिकतम है? हाइड्रोजन का प्रतिशत अधिकतम है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहले ऑप्शन में दिया गया है CH4, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है C2H2, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है C2H4, चौथे ऑप्शन में दिया गया है C6H6। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए CH4। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक मोमबत्ती में पाया जाता है? मोमबत्ती में क्या पाया जाता है? तो निम्न संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है मिट्टी तेल के किस गुण के कारण इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है? ईंधन के रूप में मिट्टी तेल का यूज होता है, तो ऐसा इसका कौन सा गुण है जिसकी वजह से ये ईंधन के रूप में यूज होता है? जल्दी जल्दी अपना आंसर जो है, अपना आंसर कमेंट करेंगे। मिट्टी का तेल कौन सा गुण है मिट्टी के तेल का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह अधिक वाष्पशील होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन का सर्वाधिक ऑक्सीकृत रूप है? हाइड्रोकार्बन का सर्वाधिक ऑक्सीकृत रूप इनमें से कौन सा है? जल्दी अपना आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CO2, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस एक के जलीय घोल को विद्युत अपघटन करने पर एथेन प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, पोटेशियम एसीटेट। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन सर्वाधिक स्थायी होता है? कौन सा जो है हाइड्रोकार्बन सर्वाधिक स्थायी होता है? ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी में दिया गया है प्रोपेन, ऑप्शन सी में दिया गया है मीथेन, ऑप्शन डी में एथेन। क्या होगा करेक्ट आंसर? निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन सर्वाधिक स्थायी होता है? तो इसमें से जो ब्यूटेन है वो सर्वाधिक स्थायी होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें पूछा जा रहा है एल्केनो का वायु की अनुपस्थिति में तापीय विघटन क्या कहलाता है? तो जो तापीय विघटन है एल्केनो का वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्रैकिंग, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। आगे हम बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, H2 दिया गया है SO4, H2SO4 पर किस एक की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 किस एक की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो एथेनॉल की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पैराफिन निम्न में से किस एक में विलेय है? पैराफिन जो है वो इनमें से किस में विलेय है? समुद्र जल में ये विलेय नहीं होता, ठीक है, आसुत जल में भी विलेय नहीं होता, मेथनॉल में भी ये विलेय नहीं होता, बचा क्या बेंजीन, इसमें ये विलेय होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थायी प्रवृत्ति का है? स्थायी प्रवृत्ति इनमें से किसकी है? तो इसमें से स्थायी प्रवृत्ति आपको मिलेगा 2 पेप्टीन का, ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस एक में कार्बन कार्बन बंध की दूरी न्यूनतम होती है? निम्नलिखित में से किस एक में कार्बन कार्बन बंध की जो दूरी है वो न्यूनतम होती है? तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा एथाइन, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैल्शियम
कार्बाइड जल से क्रिया करके निम्न में से किस एक का निर्माण करती है? तो इनमें से एसिटिलीन का निर्माण करती है। ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे अधिक क्रियाशील है होगा? कौन सा जो हाइड्रोकार्बन है वो सबसे क्रियाशील होगा? पहले ऑप्शन में कार्बन कार्बन एक बंद दिया गया है, दूसरे में दिया गया है डबल बॉन्ड, तीसरे में दिया गया है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है। तो सबसे अधिक जो क्रियाशील कौन सा है पूछा जाए तो सबसे अधिक जो क्रियाशील होगा वो कार्बन का जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा सोडियम के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन देता है? सोडियम के साथ इनमें से जो कौन सा है वो क्रिया करके हाइड्रोजन देता है? तो ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, C2H2। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेल्डिंग के कार्य में निम्नलिखित में से कौन से गैस का उपयोग में लाया जाता है? वेल्डिंग का आपने देखा होगा, वेल्डिंग जब करते हैं तो उसमें से कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग करते टाइम किस गैस का यूज़ किया जाता है ये पूछा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटिलीन। ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मोटर वाहन में पेट्रोल के जलने से निम्नलिखित में से कौन सी जहरीली गैस बाहर निकलती है? तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा CO। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा यौगिक लवण बनाने वाला हाइड्रोकार्बन है? इनमें से कौन सा जो यौगिक है वो लवण बनाने वाला हाइड्रोकार्बन है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एथाइन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा कीटाणुनाशक गैमेक्सेन का रासायनिक नाम है? गैमेक्सेन का रासायनिक नाम कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस एक से बेंजीन प्राप्त होगा? किससे बेंजीन प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो बेंजीन आपको प्राप्त होगा कोलतार से। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, वीडियो में एंड तक बने रहें, क्या पता इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए आपके एग्जाम में। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है कमेंट करना, कितने क्वेश्चन जो है वो आपके सही हो रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपको कमेंट करनी है। साथ ही वीडियो में कुछ भी इंप्रूवमेंट लाना है, वीडियो के लिए कोई भी सजेशन आपको देना है तो आप दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर सभी चीज़ें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में एल्कीन एवं एल्केन दोनों प्राप्त होता है? कौन सी अभिक्रिया में आपको एल्कीन भी प्राप्त होगा और एल्केन भी प्राप्त होगा? तो कौन सा अभिक्रिया है? तो इसमें कोल्बे जो अभिक्रिया है इससे आपको दोनों प्राप्त हो जाएंगे। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस एक में 3 संलयित बेंजीन वलय पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आकार में समतलीय है? इनमें से कौन सा यौगिक आकार में समतलीय होता है? तो आपको पता होगा बेंजीन जो है वो आकार में समतलीय है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बेंजीन निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो बेंजीन जो है वो आपको ऑक्सीकरण, साथ ही योगात्मक और प्रतिस्थापन, ये तीनों चीजें प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? तो इसमें से आपको बेंजीन का यूज किया जा सकता है, ब्रोमोबेंजीन का भी यूज किया जा सकता है, क्लोरोबेंजीन का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन यूज किसका नहीं किया जा सकता? फेनिल एसिटेनिलाइड
जो है उसका यूज नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है आपको, निम्न में से कौन सा कथन बेंजीन के लिए सही नहीं है। ठीक है, व्यापम इसी टाइप के आपको प्रश्न पूछेंगे। बेंजीन के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें से बेंजीन के लिए सही क्या नहीं है, तो ऑप्शन जो बी दिया गया है वो सही नहीं है। ठीक है, इसमें 3 कार्बन कार्बन एकल तथा 3 द्विबंध होते हैं। ये जो पॉइंट दिया गया है वही गलत है। ठीक है, बाकी चीज़ें जो हैं वो सही हैं। आगे हम बढ़ें, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन दिया गया है, एरोमेटिक यौगिक धुआं वाली ज्वाला के साथ जलते हैं क्योंकि, अब इसका कारण क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें कार्बन का अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको बताना है बेंजीन की संरचना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। तो इसमें हमें असत्य पूछ रहा है, हमें असत्य को बताना है। इनमें 3 विस्थानीकृत पाई अणु कक्षक होते हैं, तो ये जो पॉइंट है वो करेक्ट है। दूसरा दिया गया है, यह कई अनुनादी रूपों का एक अनुनाद संकर है, तो ये भी जो पॉइंट है वो करेक्ट है। तीसरा में दिया गया है, यह केवल एक प्रतिस्थापित उत्पाद बनाता है, तो ये जो पॉइंट है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जो पॉइंट है वो असत्य है। ठीक है, डी वाला पॉइंट भी करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस जाइलीन का सल्फोनीकरण अधिक सरल होता है। तो इसमें से जो मेटा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न में से कौन ब्रोमीन है। ठीक है, ब्रोमीन लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे ब्रोमीन। निम्न में से कौन ब्रोमीन के प्रति न्यूनतम क्रियाशील होता है। कौन इनमें से ब्रोमीन के प्रति न्यूनतम क्रियाशील होगा, तो जो नाइट्रोबेंजीन है वो, नाइट्रोबेंजीन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नाइट्रोबेंजीन लिखा है यहाँ पे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एरोमेटिक नहीं है। तो इसमें से एरोमेटिक नहीं है मैं बात करूं तो एरोमेटिक 1, 3 और 5 पेप्टाइड जो है, पेप्टाइन जो है वो एरोमेटिक नहीं है। ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही इस वीडियो कैसा लगा वो जरूर कमेंट करना। और इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। साथ ही आपने प्रीवियस के जो वीडियो नहीं देखे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, साथ ही छत्तीसगढ़ और भारत का भूगोल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जाकर के वीडियो जरूर देख लेना। सारे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।